नमस्कार। मैं डॉक्टर बेंद्रे बसवेश्वर नागौराव, क्रिस्तु जयंती महाविद्यालय बैंगलोर से। आज हम बात करने वाले हैं बाल शौरी रेड्डी की प्रसिद्ध कहानी चांदी का जूता। बाल शौरी रेड्डी की ये कहानी चांदी का जूता एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें दहेज प्रथा पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में कुल 3 मुख्य पात्र हैं, जिसमें एक है वेंकटेश्वर राव, दूसरी उनकी पत्नी रमा, तीसरे है खुद लेखक जो एक पात्र के रूप में इस कहानी में उपस्थित दिखाई देते हैं। इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि लेखक के एक मित्र के यहाँ उनके पुत्र की वर्षगांठ का कार्यक्रम हो रहा होता है और वहाँ पर लेखक को उनके पुराने मित्र वेंकटेश्वर राव मिलते हैं और वहाँ वे लेखक को उनके घर आने का न्योता देते हैं। और दूसरे दिन सुबह लेखक अपने पुराने मित्र वेंकटेश्वर राव के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनकी बातचीत वेंकटेश्वर राव की पत्नी रमा से होती है और उसके उपरांत वहाँ पर जब वे वेंकटेश्वर राव से बात कर रहे होते हैं, वहाँ उनको टेबल पर एक अलग आकृति का, एक अलग आकार का पिकदान दिखाई देता है या ऐश ट्रे दिखाई देता है। और जब वे देखते हैं कि इसकी आकृति कुछ विचित्र है, वो देखकर जब वेंकटेश्वर राव से पूछते हैं कि इसकी आकृति कुछ अलग दिखाई दे रही है, तब वेंकटेश्वर राव उसके पीछे की पूरी घटना बताते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि पहले वेंकटेश्वर राव के पुत्र के विवाह की बात चल रही थी, तो उसी बीच उन्होंने कई सारे लड़कियों को देखा और उनमें से एक लड़की जिसका नाम था सीमा, वो उनको पसंद आई। उनके सीमा के पिताजी एक प्रतिष्ठित गवर्नमेंट ऑफिसर या सप्लाई ऑफिसर थे जो भारत सरकार में काम करते थे। तो उनकी लड़की सीमा जो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वो वर्तमान में पीएचडी भी कर रही है और वो साथ ही साथ जॉब भी करती है कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में। तो उनकी शादी तय होती है वेंकटेश्वर राव के पुत्र सुरेश से। और शादी में वेंकटेश्वर राव दहेज लेना नहीं चाहते, लेकिन उसी समय उनकी जो पत्नी है रमा दहेज लेने के पक्ष में होती है और वो कहती है कि कुछ ना कुछ हमें लेना चाहिए सीमा की ओर से, सीमा के पिता की ओर से। फिर पहले दहेज की बात नहीं होती है, लेकिन अचानक से रमा के ज़्यादा कहने से वेंकटेश्वर राव खुद सीमा के पिता के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आपके हिसाब से आप कुछ दहेज हमें भेज दीजिए। अब इनडायरेक्टली सीमा के पिता को ये बात पता चलती है कि वे दहेज के रूप में कुछ मांगना चाहते हैं और बात 50,000 तक की हुई थी। तो दूसरे दिन फिर शादी की बात चलती है, शादी हो जाती है और शादी में उनको एक चांदी का एक बड़ा सा पात्र, एक बड़ा सा बर्तन मिलता है, जिसको वो जब खोल के देखते हैं तो उसमें लगभग 50-60 हज़ार रुपये और ये एक चांदी का एक विचित्र जूते की आकृति का ऐश ट्रे या एक वस्तु उनको दिखाई देती है। जब वे उस वस्तु को छूते हैं और कहते हैं कि ये वस्तु दहेज में मिली या दहेज स्वरूप मिली, और जब उसको उन्होंने खोल के देखा तो वो एक चांदी का जूता था। और ये चांदी का जूता देखकर वेंकटेश्वर राव को लगता है कि ये सीमा के पिता ने ना सिर्फ चांदी का जूता उनको दिया, बल्कि
चांदी के जूते से उनको मारा गया। और दहेज प्रथा के खिलाफ एक तरह का विरोध था जिसे सीमा के पिता ने अपने तरीके से व्यक्त किया। ये कहानी वैसे एक सरल और सिंपल दिखाई देती है, लेकिन इस कहानी में दहेज प्रथा के खिलाफ जो एक लास्ट में जो वाक्य आता है कि ये जूता ना सिर्फ उनके सिर पे पड़ा बल्कि उनके दिल पर भी पड़ा, मतलब उनको भी बुरा लगा। और दहेज प्रथा का न चाहकर भी अपने परंपरा को निभाना या पत्नी की बात को मानते हुए वेंकटेश्वर राव ने जो दहेज मांगा और उनको दहेज स्वरूप जो जूता मिला वो उनके हृदय पड़ा। इस प्रकार ये जो कहानी है अत्यंत प्रासंगिक है। आज भी भले कोई कहे कि दहेज प्रथा पूर्ण रूप से बंद है, तो आज कोई ये मानेगा नहीं, क्योंकि आज भी दहेज प्रथा कमावेश में मात्रा में चल रही है। और इसके जो परिणाम है वो भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि आजीवन हम दैनंदिन जीवन में हम देखते हैं कि कई न्यूज़ पेपरों में हम देखते हैं कि न्यूज़ समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि दहेज को लेकर किस प्रकार स्त्रियों को प्रताड़ित किया गया, या दहेज के चलते किस प्रकार स्त्री आत्महत्या करती है, या दहेज मांगने से लड़की के पिता ने आत्महत्या की, या अलग अलग तरीके से हम लड़की को वापस मायके छोड़ गए और दहेज की मांग कर रहे हैं। इस तरीके के हम कई सारे किस्से हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो ये एक कहानी दहेज प्रथा मांगने वालों के लिए एक प्रकार से जूता मारना, या एक प्रकार से जो दहेज का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ ये जूता मारने की कहानी है, या एक तरीके से एक प्रतीकात्मक रूप में दहेज प्रथा का विरोध करती हुई ये एक कहानी हमें दिखाई देती है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक बालशौरी रेड्डी, जो एक अहिंदी भाषी प्रदेश से होने के उपरांत भी उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से और बड़े सहज और बड़े व्यंग्यात्मक भाषा में, या बड़े बड़े मनोरंजनात्मक शैली में इस कहानी की रचना की। और ये कहानी दहेज प्रथा प्रकार के खिलाफ या दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ने वाली एक सशक्त हिंदी की कहानियों में से एक हम इसको मान सकते हैं।